यहाँ से आएगा और यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जो s आपकी डिस्टेंस होगी दैट विल इट रेजिस्ट टू चेंज इट्स मोशन और इट्स स्टेट, राइट। तो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मूविंग कंडीशन में है वो आपका मूविंग कंडीशन में रहेगा। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ये जो स्टेटमेंट है ये 100% करेक्ट है, एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करना। तो ये जो मॉडर्न टेक्निक है ये सबसे पहले गैलीलियो लेके आए थे। दैट्स हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मारवाल। पिछली कुछ वीडियोस में हमने काइनेमेटिक्स के जो चैप्टर थे आपके चैप्टर 3, चैप्टर 4, जिसमें चैप्टर 3 था आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, देन वी मूव टू मोशन इन ए प्लेन इन योर 4th चैप्टर, राइट। अब काइनेमेटिक्स में हमने देखा कि काइनेमेटिक्स में आप किसकी स्टडी करते हो। काइनेमेटिक्स में आप देखते हो कि मोशन कैसे हो रहा है विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, राइट। किस वजह से मोशन हो रहा है ये आप वहां पे डिस्कस नहीं करते, राइट। अब आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमने मोशन को ये चेक कर लिया कि कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे उसको एनालाइज करते हैं। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि जो कॉज ऑफ मोशन है वो रियल में क्या है जो मोशन को इनिशिएट करता है, राइट। अब उसके अलावा वो जो एक्शन है या फिर वो जो कॉज ऑफ मोशन है वो किस तरीके से आपके मोशन को डिफाइन करता है वो भी हमें काफी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, राइट। सो इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए आपका नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है, दैट विल बी लॉज ऑफ मोशन। अब ये जो है आपका चैप्टर 5, इसमें आप चेक करोगे कि कॉज ऑफ मोशन आपका क्या होता है, राइट। सो लॉज ऑफ मोशन, तो ये आपका चैप्टर का नाम है। आपको पता चलेगा कि जो लॉज ऑफ मोशन है, जैसा मैंने बताया कि कॉज ऑफ मोशन जो है जिसको हम फोर्स बोलेंगे, राइट। फोर्स की वजह से मोशन होता है, राइट। तो उसकी वजह से सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स आएंगे जो कि सिस्टम को और मोशन को डिफाइन करने में काफी हेल्पफुल रहेंगे, जिनको हम लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं, राइट। तो इनको स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ये जो फोर्स है ये क्या चीज होती है, राइट। तो ऑलरेडी आपको पता है फोर्स है क्या चीज। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको रोकना है, मूव करवाना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक एक्सटर्नल एजेंट उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर आपको लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप फुटबॉल अगर ग्राउंड में रखा हुआ है, देन इफ यू किक इट देन ओनली द फुटबॉल विल मूव। कार अगर मूव कर रही है, उसको रोकना है तो रिटार्डेशन आपको लगाना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ेंगे, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या करता है, कार को रोकता है, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स एक तरीके का फोर्स है जिसको हम आगे डिटेल में ज्यादा थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, राइट। तो इट मींस ये जो फोर्स है ये आपका क्या है, एक्सटर्नल एजेंट हो गया, राइट, राइट। एंड दिस लीड्स टू मोशन, और यू कैन से स्टॉपिंग और रिटार्डेशन, राइट। और कुछ भी कह सकते हो, डायरेक्शन चेंज करना है, बाकी सब चीजें इसमें दिया है एक्सटर्नल एजेंट, जो कि हम फोर्स बोलते हैं। हम जब आपका फर्स्ट चैप्टर डिस्क्राइब कर रहे थे उस टाइम पे हमने देखा कि फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं 4, और उनके कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरीके के फोर्सेस आपके बनते हैं, राइट। अब उस टाइम हमने ये भी डिस्कस किया कि आपका जो फोर्स है वो 2 कैटेगरी में हो सकता है, या तो फिर आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, राइट, या फिर फोर्स आपका क्या होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपका रहेगा। ये हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसमें आपका एक्सटर्नल एजेंट जो है वो बॉडी को टच करता है, राइट, टच करके उसके मोशन को इनिशिएट करता है या फिर उसको रोकता है, दैट विल बी द कॉन्टैक्ट फोर्स। और नेक्स्ट आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसको हम फील्ड फोर्सेस भी बोलते हैं। फील्ड फोर्स कौन से होते हैं, जो एक एक्सटर्नल फील्ड, अपना एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। अगर उस इन्वायरमेंट में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है देन दैट विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो भी एक फील्ड फोर्स है, कोलम्बिक फोर्स है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हमने देखा था, दैट इज ऑल्सो ए फील्ड फोर्स, राइट। तो वो कुछ एग्जांपल आपके उसके हो जाते हैं कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट के। अब हमने बोला कि फोर्स जरूरी है आपके मोशन को इनिशिएट करने के लिए, राइट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आएगा कि डू वी नीड टू अप्लाई force
continuously to maintain the motion। ये सबसे बड़ा सवाल हमारे माइंड में अभी आया है। ये क्यों आया? बिकॉज मान लीजिए हमने एक फुटबॉल को किक किया, थोड़ी देर बाद क्या है, फुटबॉल आपका रुक जाता है। इट मीन्स हमें कंटिन्यू उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते रहना पड़ेगा, देन ओनली द ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन। ऐसा देखने से हमें ऐसा लग रहा है, राइट? बिकॉज डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है कि आपको कंटिन्यू फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? बट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है कि डू वी नीड टू अप्लाई फोर्स कंटिन्यूअसली टू मेंटेन द मोशन और नॉट, राइट? जैसा कि हमने डेली लाइफ एक्सपीरियंस से देख के बताया कि कंटिन्यू फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? सिमिलरली पुराने टाइम पे जब स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आई तो एक एरिस्टोटल थे, उन्होंने सेम फिलोसफी बताया कि कंटिन्यू फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एरिस्टोटल फैलेसी। तो एरिस्टोटल ने उस टाइम पे क्या बोला, ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने बोला कि कंटिन्यू फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, देन ओनली आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, राइट? तो ये स्टेटमेंट डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को देख के उन्होंने बताया, राइट? अब हम क्या बोल रहे हैं? एरिस्टोटल फैलेसी, ये स्टेटमेंट जो है, मैंने बोला कि यस वी नीड टू अप्लाई कंटिन्यूअस फोर्स। एरिस्टोटल के स्टेटमेंट ये था, राइट? अब ये अगर हम डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को देखें तब तो ये स्टेटमेंट हमें सही दिखता है, राइट? बट ये स्टेटमेंट जो है वो एक तरीके से रॉन्ग स्टेटमेंट है। एरिस्टोटल ने बोला कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एक एरो को शूट करा हमने, राइट? तो हमने मान लीजिए ये एक एरो यहाँ पे था, हमने अगर इसको शूट किया, ये कंटिन्यू मोशन में रहता है, बिकॉज यहाँ पे जो एयर है ये कंटिन्यू इसको क्या करती रहती है, पुश करती रहती है। दैट्स व्हाई द एरो विल मूव कंटिन्यूअसली इन द एयर, राइट? बिकॉज हमने एरो को तो स्ट्रेच करके छोड़ दिया, राइट? बट स्टिल हम उसके ऊपर कुछ फोर्स नहीं लगा रहे, बट स्टिल द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। सो उसके लिए क्या बोला कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कंटिन्यू एयर की वजह से फोर्स लग रहा है, दैट्स व्हाई द एरो इज मूविंग। ये स्टेटमेंट था एरिस्टोटल का, जो कि गलत था एक तरीके से, राइट? बट डेली लाइफ को देखें तो एक सही भी लगता है। अब ये जो एरिस्टोटल की जो फॉल्स आर्ग्यूमेंट थी, इसको करेक्ट करा गैलीलियो ने। गैलीलियो जो है, उन्होंने क्या बोला कि आपको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? अब ये आर्ग्यूमेंट उन्होंने क्यों दिया? बिकॉज उन्होंने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, थोड़े टाइम बाद वो क्या जाता है, रुक जाता है, राइट? इट मीन्स उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंट लग रहा है विच लीड्स टू द रिटार्डेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट? जो कि आपका क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, राइट? उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आपका ऑब्जेक्ट वहां पे क्या करता है, रुक जाता है, राइट? देन उन्होंने बोला कि अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स आपका एब्सेंट रहे, इन दैट केस वी विल नॉट बी नीडिंग एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू मेंटेन द मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट? सो इन्होंने बोला कि इफ वी हैव फ्रिक्शनलेस कंडीशन, कि हमें फ्रिक्शन क्या करना पड़ेगा वहां पे, कंसिडर अगर नहीं करते हैं या फ्रिक्शन वहां पे अगर नहीं होगा, इन दैट कंडीशन आपका क्या रहेगा, नो एक्सटर्नल फोर्स नीडेड टू मेंटेन द मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट? अब गैलीलियो का ये जो स्टेटमेंट था, गैलीलियो को क्या करना पड़ेगा, प्रूव भी करना पड़ेगा कि आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? अब इस चीज को प्रूव करने के लिए गैलीलियो ने क्या किया कि ट्राई किया कि फ्रिक्शन जितना कम हो सके उतना कम हम फ्रिक्शन कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए गैलीलियो ने किया क्या, उन्होंने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया, राइट? और उसके ऊपर क्या है, अगर आप ऑब्जेक्ट्स को मान लीजिए स्फेरिकल बॉल आपने लिया, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के केस में क्या होता है कि फ्रिक्शन आपका नेग्लिजिबल हो जाता है, और एक ये इंक्लाइंड प्लेन लिया, ये भी आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस थी। इट मींस यहाँ इसके ऊपर क्या है, आपका कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, इजीली आपकी बॉल मूव करेगी, राइट? तो यहाँ पे गैलीलियो ने बोला कि अगर आपके यहाँ पे दो केसेस हैं, जहाँ पे एक में आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है और इस केस में आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट? अब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा, इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं, राइट?
सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो इसका मोशन क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, राइट। सो इस केस में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आपका डी एक्सेलरेट आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट। अब उन्होंने बोला कि जब इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आता है तो एक्सेलरेट होता है, नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है, डी एक्सेलरेट होता है। अब मान लीजिए किसी भी तरीके का इंक्लाइंड प्लेन है ही नहीं और अगर आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है बिल्कुल यहाँ पे प्लेन, इन दिस कंडीशन व्हाट यू विल से एक्सेलरेशन इज 0। और इस केस में आपका एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन नेगेटिव था और यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका क्या था, पॉजिटिव था। तो ये तो एक फर्स्ट जो उनका जो आर्ग्यूमेंट था, फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन था वो कुछ इस तरीके से आया, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। पुराने टाइम में इतना ज्यादा मैथमेटिक्स होता नहीं था, गैलीलियो के बाद में ज्यादा इंट्रोड्यूस हुआ ज्यादा मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। ओके, सो अब इसके बाद उन्होंने सेकंड इस चीज को थोड़ा और इंप्रूव करके इंट्रोड्यूस किया। कैसे कि उन्होंने अब की बार क्या लिया कि एक इंक्लाइंड प्लेन कुछ इस तरीके से लिया, राइट, और दूसरा इंक्लाइंड प्लेन इसके जस्ट यहां पे लिया, राइट। अब हमने देखा क्या था कि अब जब थर्ड चैप्टर करा, फोर्थ करा, उसमें हमने देखा कि अगर आपका वो ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है, कोई बॉल अगर किसी हाइट पे है तो वो स्ट्राइक करके उसी हाइट के ऊपर आपकी आती है, राइट। सिमिलरली अगर हम किसी बॉल को यहां से अगर छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, वो यहां से आके ट्रेवल करके और यहां ऊपर जाके, और वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, जितनी हाइट तक हमने इस ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया था, राइट। तो ये आपकी यहां से गई और वहां पे जो आपकी बॉल है वो चली गई। ये एक्सपेरिमेंटली भी गैलीलियो ने चेक किया, बिकॉज ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एनर्जी लॉस आपका नहीं होगा, राइट। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट सेम इसी हाइट से गया, इसी हाइट पे चला गया, ये एक तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये सेम हाइट पे कैसे आपका जाता है, राइट। और हमने थर्ड चैप्टर में ये भी चेक किया था कि गैलीलियो ने इंक्लाइंड प्लेन से कैसे ये बताया था, अलग अलग डिफरेंट मास की बॉल्स को स्लाइड करके उन्होंने चेक करा कि सारी बॉल्स का मोशन जो है वो सेम है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स व्हाई द काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, राइट, जो कि गैलीलियो पहले भी चेक कर चुके थे, बट मैथमेटिक्स में ज्यादा वो नहीं बता पाए, राइट। तो ये आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे फर्स्ट आपका केस आ जाता है। अब इसके बाद गैलीलियो ने क्या किया कि फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन तो एज इट इज है, राइट। ये आपका मान लीजिए कुछ इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन था, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, राइट। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो सेकंड इंक्लाइन प्लेन है इसका एंगल जो है वो उन्होंने कम कर दिया, राइट। तो यहां से ऑब्जेक्ट छोड़ा था, अब ये जो है ये इंक्लाइन प्लेन का हमने यहाँ पे एंगल कम कर दिया। तो आप यहाँ से देख क्या रहे हो, ये आपका डिस्टेंस मान लीजिए, ये जो डिस्टेंस था ये आपका इसने यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्रैवल किया, ये मान लीजिए S1 था, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्रैवल किया ये S1 डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया हाइट तक, राइट, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। सिमिलरली यहाँ से लेके अगर आप ये चेक करोगे तो ये हाइट आपकी यहाँ पे हो जाती है, और इस केस में आपका क्या हो जाता है, S2 डिस्टेंस ट्रेवल कर दी। और यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हो कि S2 जो है दैट इज मच ग्रेटर देन S1, राइट। बट ऑब्जेक्ट सेम हाइट से गया तो सेम हाइट पे जाएगा, बट एंगल आपका छोटा, इट मींस ये आपकी ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल इसको करना पड़ेगा, राइट। अब गैलीलियो ने इसके बाद क्या बोला कि अगर आप एंगल को मान लीजिए और घटाते जाओगे देन क्या होगा, आपका डिस्टेंस उतना ही ज्यादा वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता रहेगा, राइट। अब सिमिलरली अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कर देता हूं, जो ये वाला एंगल थीटा है, इन दैट कंडीशन आपके पास केस क्या रहेगा कि ये तो आपका इंक्लाइन प्लेन हो गया और ये आपका कंप्लीट ये ऐसे होगा। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से आएगा और यहां से डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और जो s आपकी डिस्टेंस होगी दैट विल टेंड्स टू इंफिनिटी। इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जबकि है क्या आपका फ्रिक्शन जो है दैट इज नेग्लिजिबल। इस सरफेस पे किसी भी तरीके का फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को रोके। तो यहां से आप क्या चेक कर पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यू अपने जो मोशन है उसको क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, और किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है। तो इससे गैलीलियो ने क्या प्रूव किया कि भाई किसी भी मोशन में, किसी भी मोशन को मेंटेन रखने के लिए आपको किसी भी तरीके के एक्सटर्नल फोर्स को कंटिन्यू उसके ऊपर अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है देन इट विल कंटिन्यू मूविंग जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है
देन इट विल रिमेन इन रेस्ट जब तक आप उसके ऊपर फोर्स ना एग्जर्ट कर दो। अब गैलीलियो ने अपने इस एनालिसिस के बेसिस पे एक रूल प्रपोज किया, और वो जो रूल है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे ये जो इनर्शिया है ये क्या चीज होती है? ये एक तरीके से प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की टू रेजिस्ट इट्स चेंज ऑफ स्टेट। अब ये क्या चीज होती है? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, राइट? वो क्या ट्राई करता है? वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दो। सिमिलरली एक यूनिफॉर्मली मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर फ्रिक्शनलेस केस की बात करें तो वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा अनलेस until we apply an external force on that particular object, right? तो it means कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट के अंदर ही रहना चाहता है, राइट? इट रेजिस्ट टू चेंज इट्स मोशन और इट्स स्टेट, राइट? तो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मूविंग कंडीशन में है वो आपका मूविंग कंडीशन में रहेगा। इसके बेसिस पे कुछ डेफिनेशंस है, मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जैक्ट डेफिनेशन भी जरूरी है, राइट? तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि गैलीलियो ने प्रपोज किया था बेस्ड ऑन दीज एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशंस, राइट? ओके, अब यहाँ पे तो क्या आपने देखा कि ये जो बॉडी है कंटिन्यू मूव कर रहा है, बट रियल लाइफ में होता क्या है? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका क्या एक्ट करता है? फ्रिक्शन फोर्स आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, तभी तो रिटार्डेशन होगा, राइट? तभी ऑब्जेक्ट कुछ दूरी पे जाके रुक जाता है, राइट? बट अगर हमें एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट को मूविंग कंडीशन में रखना है, देन उस केस में हम बोलते हैं कि इसके ऊपर आप फ्रिक्शन फोर्स के एग्जैक्टली इक्वल फोर्स लगाओगे, देन ओनली आपका फोर्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो होगा कंप्लीटली, और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यू इन मोशन रहेगा, राइट? तो ये एक डेली लाइफ की प्रॉब्लम, बट हमेशा हमें प्रॉब्लम फ्रिक्शनलेस ही कंसिडर करनी चाहिए, बिकॉज दैट्स द एक्चुअल केस, राइट? बिकॉज इसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्ट इज स्टॉपिंग, राइट? तो ये आ गया आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट? अब गैलीलियो ने एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या बोली थी? उन्होंने बोला कि स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन आर इक्विवेलेंट, right? Because no external, because they do not change, because they do not change without any external force। ये आपका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था किसका? गैलीलियो का, कि स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो भी आपका सेम केस है जब आपका यूनिफॉर्म मोशन जब रहता है, बिकॉज दोनों ही केसेस में स्टेट आपकी चेंज नहीं होती है इफ यू डोंट हैव एनी एक्सटर्नल फोर्स। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी जिसको मॉडिफाई कर दिया था न्यूटन ने। आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करेंगे उस केस में, राइट? अब कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं लॉ ऑफ इनर्शिया की, जिसको बाद में न्यूटन ने मॉडिफाई करके क्या बोल दिया? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, राइट? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और ज्यादा इसको डिटेल में चेक करेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे तब, राइट? अब इसकी कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस है, वो भी आप एग्जैक्ट ध्यान रखो। वैसे कंसेप्ट तो यही है, राइट? स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा when you have external force to be zero, right? अगर आपको टेक्स्ट बुक डेफिनेशन चाहिए, देन इस केस में देखिए आप, every body continues to be in its state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled by some external force। ये आपकी एक डेफिनेशन टाइप में आपकी हो जाती है, राइट? सिमिलरली एक स्टेटमेंट दूसरे तरीके से भी फॉर्म कर सकते हो कि if the net external force is zero, in that condition a body at rest continues to remain at rest and a body in motion continues to move with uniform velocity। ये आपकी सेकंड डेफिनेशन आप लिख सकते हो। बस
अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। थर्ड स्टेटमेंट एक और भी बोल सकते हो कि इफ ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इट इज एट रेस्ट इट मीन्स दैट द नेट फोर्स इज जीरो ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ये भी एक स्टेटमेंट है, राइट। तो अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से आप स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हो। मेन यही चीज है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो है, ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन जो है वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पे एरिस्टोटल फैलेसी देखी जो कि कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट एक तरीके से थी। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि क्या एंशिएंट इंडियन जो साइंस सोसाइटी है क्या उसका कोई एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है या फिर उस टाइम पे क्या साइंस का एवोल्यूशन रहा होगा, राइट। तो ये चीज आती है, राइट। तो आपके चैप्टर में टेक्स्ट बुक्स में ना काफी डिस्क्राइब किया गया है कि इंडियन जो एंशिएंट साइंस जो है वो भी पीछे नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे फोर्स की डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो उन्होंने डिफाइन करी हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर को वो नोदन बोलते थे, राइट। सिमिलरली फोर्स ऑफ विंड को दे डिस्क्राइब इट एज अभिघट, राइट। सिमिलरली मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को बोलते थे वेगा, राइट। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया भी वहां पे एक्सप्लेन किया गया था, बट वो किसी की नजरों में नहीं आया, वो अलग बात है, राइट। सिमिलरली फ्री फॉल भी जो पतन जिसको बोलते थे उसका भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन मिलता है। रोटेशनल मोशन भी थोड़ा उन्होंने बताया था भ्रमण, और वाइब्रेशन को स्पंदन करके बोलते थे। इंस्टेंटेनियस मोशन को तत्कालिक गति। तो आप सोच सकते हो कि इवन बिफोर न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन और काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, जब कुछ भी आपका मोशन के अंदर डिस्क्राइब किसी ने नहीं किया था, उस टाइम पे भी क्या है अपना जो एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट जो है वो काफी चीजों को एक्सप्लेन कर चुके थे। और नॉट इवन दिस, आपके न्यूटन से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ऑलरेडी डिस्क्राइब करी गई थी। जैसे इलास्टिसिटी को डिस्क्राइब किया गया था, इनर्शिया, फोर्स, फ्रिक्शन को भी बताया गया था, राइट। और यूनिट्स टाइम की मेजरमेंट भी पुराने टाइम पे होते थे, राइट। और कार्टेशियन सिस्टम जो है 3D में वो भी आपका क्या है उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हो गया था इंडियन सोसाइटी के अंदर, जो आपकी एंशिएंट जो आपका साइंस है वहाँ पे, राइट। वेलोसिटी, इवन वेव जो है उसको भी वो डिस्क्राइब उन्होंने वहाँ पे उस टाइम पे करा था, राइट। तो आप देख सकते हो कि जो इंडियंस जो है एंशिएंट टाइम से भी काफी क्यूरियस रहे फिजिक्स को लेके, और काफी जो है उस टाइम पे भी उनका काफी आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन था जो सामने नहीं आ पाया, राइट। तो बाकी हमने गैलीलियो के बारे में काफी यहाँ पे देखा कि गैलीलियो ने काफी सबसे पहला आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो मेन कंट्रीब्यूशन है टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ मोशन, राइट, उसके केस में आपका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है गैलीलियो का। तो गैलीलियो ने एक तो आपने देखा था कि काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, उसको भी गैलीलियो ने प्रूव किया। यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया भी दिया। इसके अलावा जो है जो आपका गैलीलियो थे उन्होंने क्या है, जैसे टेलीस्कोप का जो डिजाइन था वो गैलीलियो का था, राइट। और उसकी हेल्प से उन्होंने क्या करा कि जो मून की सरफेस थी उसके ऊपर माउंटेन्स वगैरह थे, उनको उन्होंने बताया कि मून की सरफेस प्लेन नहीं है, उसके ऊपर माउंटेन्स वगैरह है, यूजिंग जो उन्होंने टेलीस्कोप बनाया था उसकी हेल्प से। इवन जो हमारा सन है ना उसके ऊपर डार्क स्पॉट रहते हैं, सन स्पॉट जिसको बोलते हैं, इवन गैलीलियो ने उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया था उस टाइम पे यूजिंग जो उन्होंने टेलीस्कोप बनाया था उसकी हेल्प से, राइट। जो कि पहले किसी ने नोटिस नहीं किए थे, बिकॉज पहली बार टेलीस्कोप बनाया गैलीलियो ने था, राइट। सिमिलरली उन्होंने क्या है जुपिटर के मून्स भी पता कर लिए, राइट। और वीनस जो है उसके फेजेस होते हैं डिफरेंट लाइक थ्रू द ईयर वो थोड़ा चेंज होता है, उसके अंदर फेजेस जैसे मून के फेज होते हैं उसी तरीके से वीनस के भी होता है, वो भी उन्होंने क्या करे वहां पे आइडेंटिफाई करे। और उनकी एक बुक भी है जैसे डायलॉग ऑन द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम, राइट। सो ये मतलब इवन कोपरनिक्स ने भी इसको क्या करा है इस बुक को मतलब एक्सेप्ट किया है एक तरीके से कि काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और जो गैलीलियो है इसको हम क्या बोलते हैं, गैलीलियो को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। अब बोला क्यों जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, बिकॉज मॉडर्न साइंस में एक नई चीज क्या निकल के आई कि आप जो चीजें देखते हो नेचर में वो एग्जैक्टली सही हो ये जरूरी नहीं है, राइट। आपको जो प्रॉब्लम्स हैं फिजिकल वर्ल्ड में उसको सिंप्लीफाई करके समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन को आपने जीरो कंसिडर किया, देन आप समझ पाए मोशन को रियल में है क्या, राइट। और नॉट इवन बाय दिस, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ये जो स्टेटमेंट है ये 100% करेक्ट है,
एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करना, तो ये जो मॉडर्न टेक्निक है ये सबसे पहले गैलीलियो लेके आया था. दैट्स व्हाई वी कॉल गैलीलियो टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, राइट. तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज थी. तो आपने यहाँ पे देखा जो लॉ ऑफ इनर्शिया है उसको काफी डिटेल में उसका प्रूफ भी चेक किया कि गैलीलियो ने कैसे उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करा, राइट. बाकी जो एरिस्टोटल स्टेटमेंट है वो तो आपकी फोर्स यहाँ पे प्रूफ हो ही जाती है. तो ये जो था इस वीडियो में आपको काफी अच्छे से, आई होप कि काफी अच्छे से समझ में आएगा कि फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू अंडरस्टैंड द मोशन, राइट, उस केस में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई और कैसे उनको आप यहाँ पे देख पा रहे हो यूजिंग लॉज ऑफ मोशन, कैसे आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हो. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो ने यहाँ पे प्रपोज किया था, राइट. So thank you all for watching and we will meet in the next video.